नमस्कार बच्चों। हम कल पढ़ रहे थे प्रेमचंद का निबंध साहित्य का उद्देश्य। कल हमने देखा था कि प्रेमचंद जी का मानना है कि साहित्य व्यक्तिगत दुख और सुख की अभिव्यक्ति का साधन नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। साहित्य वही अच्छा माना जाएगा जिसमें समाज के दुख और तकलीफ अभिव्यक्त हो, समाज की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास जिससे हो, वही सत्साहित्य कहला सकता है और यही साहित्य का उद्देश्य भी होना चाहिए। आज उन्हीं की बात जो उन्होंने आगे लिखी अपने निबंध में, उसे हम पढ़ते हैं। इसका भी टेक्स्ट मैं आपको सेंड कर दूंगी। मेरी इस पुस्तक में ये पृष्ठ 22 है, तो चलिए पढ़ते हैं। हमारे लिए कविता के वे भाव निरर्थक हैं जिनमें संसार की नश्वरता का आधिपत्य हमारे हृदय पर और दृढ़ हो जाए, जिनसे हमारे हृदयों में निराश्य छा जाए। वे प्रेम कहानियाँ जिनमें हमारे मासिक पत्रों के पृष्ठ भरे रहते हैं हमारे लिए अर्थहीन हैं अगर वे हम में हरकत और गर्मी नहीं पैदा करती। अगर हमने दो नवयुवकों की प्रेम कहानी कह डाली पर उससे हमारे सौंदर्य प्रेम पर कोई असर न पड़ा, और पड़ा भी तो केवल इतना ही कि हम उनकी विरह व्यथा पर रोएं, तो इसमें हम में कौन सी मानसिक रुचि संबंधी गति पैदा हुई। इन बातों से किसी ज़माने में हमें भावावेश हो जाता रहा हो, पर आज के लिए वे बेकार हैं। इस भावोत्तेजक कला का अब ज़माना नहीं रहा। अब तो हमें उस कला की आवश्यकता है जिसमें कर्म का संदेश हो। अपनी साहित्य संबंधी मान्यता को यहाँ प्रेमचंद और भी खुले रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं और वो कहते हैं कि साहित्य वही अच्छा हो सकता है जो हमें सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करे। अगर साहित्य को पढ़ने से हमारे मन में निराशा का भाव पैदा होता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलती, तो ऐसा साहित्य हमारे और समाज के किसी काम का नहीं हो सकता। उनका ऐसा भी मानना है कि प्रेम मनुष्य का एक स्थायी भाव है, हृदय का, और बहुत ही सुंदर भाव है। लेकिन यदि प्रेम कहानियाँ पढ़ने से सिर्फ भावावेश पैदा हो और हमारी दृष्टि और ज़्यादा विकसित नहीं हो, प्रेम और सौंदर्य को देखने के लिए हमारा नज़रिया विकसित ना हो, या हमारे हृदय में प्रेम का संचार ना हो, प्रेम भाव और भी विकसित ना हो, तो ऐसी प्रेम कहानियाँ पढ़ने से भी समाज का और हमारा कोई भला नहीं हो सकता। प्रेमचंद जी चाहते हैं कि अब जो साहित्य सृजित किया जाए वो ऐसा साहित्य हो जो सब में कर्म का भाव पैदा करे, ऐसा संदेश दे कि सभी कर्म भाव में प्रवृत्त हो और एक शक्ति का संचार साधारण समाजजनों में हो। आगे वो लिखते हैं, अतः हमारे पंथ में अहमवाद अथवा अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को प्रधानता देना वह वस्तु है जो हमें जड़ता, पतन और लापरवाही की ओर ले जाती है, और ऐसी कला हमारे लिए न व्यक्ति रूप में उपयोगी है और न समुदाय रूप में। प्रेमचंद जी का मानना है कि अहमवाद साहित्य को निकृष्ट कोटि का बनाता है।
अहमवाद मतलब मैं की अभिव्यक्ति साहित्य में नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत दृष्टिकोण साहित्य में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। अगर कोई साहित्य ऐसा करता है, अहमवाद का पोषण करता है या व्यक्तिगत दृष्टिकोण को ही अभिव्यक्ति प्रदान करता है, तो फिर ऐसा साहित्य समाज को और ज़्यादा जड़ बनाएगा और उसे पतन की ओर ले जाएगा। तो ऐसा साहित्य समाज के और व्यक्ति के रूप में कभी भी उपयोगी नहीं हो सकता, जहाँ पर केवल और केवल व्यक्तिवाद की अभिव्यक्ति होती है। आगे वो लिखते हैं, मुझे ये कहने में हिचक नहीं कि मैं और चीज़ों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुला पर तोलता हूँ। निसंदेह कला का उद्देश्य सौंदर्य सृष्टि की पुष्टि करना है और वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी है। पर ऐसा कोई रुचिगत मानसिक या आध्यात्मिक आनंद नहीं जो अपनी उपयोगिता का पहलू न रखता हो। आनंद स्वतः एक उपयोगिता युक्त वस्तु है और उपयोगिता की दृष्टि से एक ही वस्तु से हमें सुख भी होता है और दुख भी। आसमान पर छाई लालिमा निसंदेह बड़ा सुंदर दृश्य है, परंतु आषाढ़ में अगर आकाश पर वैसी लालिमा छा जाए तो वह हमें प्रसन्नता देने वाली नहीं हो सकती। उस समय तो हम आसमान पर काली काली घटाएं देखकर ही आनंदित होते हैं। फूलों को देखकर हमें इसलिए आनंद होता है कि उनसे फलों की आशा होती है। प्रकृति से जीवन का सुर मिलाकर रहने में हमें इसीलिए आध्यात्मिक सुख मिलता है कि उससे हमारा जीवन विकसित और पुष्ट होता है। प्रकृति का विधान वृद्धि और विकास है और जिन भावों, अनुभूतियों और विचारों से हमें आनंद मिलता है वे इसी वृद्धि और विकास के सहायक हैं। कलाकार अपनी कला से सौंदर्य की सृष्टि करके परिस्थिति को विकास के उपयोगी बनाता है। इस अवतरण में बच्चों, प्रेमचंद ने स्पष्टतः यह माना है कि साहित्य और कलाओं को उपयोगी होना ही चाहिए। वो साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि वो साहित्य और कला को उपयोगिता की तुला पर ही तोलते हैं। मतलब कोई साहित्य और कला समाज के कितने काम का है, कितना उपयोगी है। अगर वो उपयोगी है तो वो अच्छा साहित्य माना जाएगा, और अगर वो समाज के किसी काम का नहीं तो उसे साहित्य भी नहीं माना जाना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण दिए हैं इस निबंध में प्रेमचंद ने और अपनी बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यहाँ पर भी ये बताया है प्रेमचंद जी ने कि कोई भी वस्तु संसार में उपयोगिता की दृष्टि से ही ग्राह्य और अग्राह्य होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसा माना जाता है कि कला का उद्देश्य सौंदर्य का सृजन करना है, वो मनुष्य में सौंदर्य दृष्टि को विकसित करती है और उससे हमें जो सामाजिक है, जो पढ़ता है काव्य को, साहित्य को, उसे आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो प्रेमचंद जी का प्रश्न है कि प्रेमचंद जी का ऐसा मानना है कि आध्यात्मिक आनंद भी तो उपयोगिता की वस्तु है। हम सभी आनंद चाहते हैं, आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारे लिए उपयोगी वस्तु है और इसीलिए यदि साहित्य आनंद प्रदान करता है तो हम निश्चित रूप से उस आनंद को प्राप्त करने के लिए अपनी उपयोगितावादी दृष्टि से ही साहित्य को पढ़ते हैं। एक उदाहरण दिया है लेखक ने कि आषाढ़, कहने का मतलब है एक ही वस्तु जो है वो अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग प्रसंग में अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो उसी दृष्टिकोण को यहाँ एक उदाहरण से अभिव्यक्त किया है। कहते हैं कि आसमान पर लालिमा देखना सभी को अच्छा लगता है, वो सौंदर्य मन को बड़ा भाता है जब आसमान लालिमा युक्त होता है। लेकिन
अगर वही लालिमा आषाढ़ मास में मतलब गर्मी के तपते हुए महीनों में अगर हमें आसमान लाल दिखाई देगा तो निश्चित रूप से हमारे मन को अच्छा नहीं लगेगा। यह जो दृष्टि है देखने की कि एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग समय में अलग अलग रूप से भासित हो सकती है। जैसे बच्चों, गुलाब है, हर किसी को सुंदर लगता है, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, सबको पसंद है। पर मान लीजिए किसी के हाथ में कभी गुलाब का कांटा बड़े ज़ोर से चुभा हो, उसे बहुत पीड़ा हुई हो या उसके कोई घाव हो गया हो, तो निश्चित रूप से उसे गुलाब का फूल कभी भी पसंद नहीं हो सकता है। और यहाँ पर तो प्रेमचंद यह भी कहते हैं कि फूलों को देखकर भी हमें आनंद इसलिए होता है क्योंकि फूल से हमें फल की आशा होती है। यहाँ पर भी कहने का तात्पर्य यह है कि उपयोगितावादी दृष्टिकोण की ही बात करते हैं कि फूल लगने के बाद ही, जहाँ फूल लगते हैं वहीं पर फल होते हैं। तो प्रेमचंद जी का ऐसा मानना है कि फूल हमें इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वहाँ पर हमको ये पता है कि जितने ज़्यादा फूल होंगे उतने ही ज़्यादा फल आएंगे। तो इस तरह से यहाँ इन पंक्तियों में, इस अवतरण में प्रेमचंद ने साहित्य के उपयोगितावादी दृष्टिकोण पर बात की है और स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त किया है कि वही साहित्य अच्छा हो सकता है जो समाज के लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी है और यह समाज को एक दृष्टिकोण प्रदान करता है, एक दृष्टि देता है प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए आगे बढ़ने के लिए। अब इसके जो आगे वाला अवतरण है उसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। नमस्कार।